नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है बड़ी बहस का, जहां आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे हरियाणा की बहुचर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में गिरफ्तार आईएएस प्रदीप डागर से सीबीआई ने 2 दिन तक पूछताछ की। पूछताछ में डागर ने सीबीआई के सामने कई राज उगले हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रदीप डागर गिरफ्तार हो चुके हैं, पूछताछ भी चल रही है और सीधे तौर पर प्रदीप डागर ने कई नाम ऐसे लिए हैं जिसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि भाई और कितने नामों का ऐलान हो सकता है। और आईएएस प्रदीप कुमार को रिमांड के बाद सीबीआई ने गुरुवार को पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया। 2 दिन के रिमांड में आरोपी प्रदीप कुमार ने पूछताछ में फिर वही बताया जो उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दलीलें दी थी। और उन्होंने 169 करोड़ रुपए आईडीएफसी बैंक में बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन विनीत गर्ग के दबाव देने पर ट्रांसफर किए थे। तो ये था पूरा मामला। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चर्चा में देवेंद्र कथुरिया एसोसिएट एडिटर हैं, वो हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा है। महेश कुमार एसोसिएट एडिटर और बिनन सोनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत स्वागत। डॉक्टर महेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महेश जी, जिस तरीके से सवाल वही कि प्रदीप डागर एक के बाद एक पूछताछ में खुलासे कर रहे हैं, कुछ नई नई जानकारियां दे रहे हैं। अब क्या नए खुलासे हो सकते हैं संभवतः इसमें, और यह मामला किस तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल के परिप्रेक्ष्य से? महेश जी। देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि एक आईएएस के लिए जेल की सलाखों के पीछे रहना और एयर कंडीशनड जिंदगी जीने वाले लोगों को इस तरह की परिस्थितियों का सामना अगर करना पड़ जाए तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो लंबे समय तक पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को उनसे कुछ भी उगलवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक आईएएस रैंक का अधिकारी जो कि एयर कंडीशनड जिंदगी का आदी होता है, उससे पूछताछ करने में बहुत ज्यादा देर मुझे लगता है कि नहीं लगती है। और यही प्रदीप आईएएस के मामले में भी देखने को मिल रहा है। लगातार एक के बाद एक जो भी उनके मन में होगा तुरंत सामने आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि कोई और अगर जिम्मेदार है और मुझे फंसाया जा रहा है तो फिर उनके नाम लेने में, उनकी गिरफ्तारी करवाने में ज्यादा देर क्यों करें। व्यवस्था शामिल हो सकते हैं, इस चेन में शामिल हो सकते हैं। अभी तो चेन ही कही जा सकती है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और एक के बाद एक जो नए नाम है वो कौन कौन से और। लेकिन ये तो मानकर चलिए कि अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, सीबीआई को पूछताछ सिलसिलेवार घटनाएं हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। और ऐसे में आगे की जो पूछताछ है सीबीआई तफ्तीश में वाले हैं। जैसे जैसे नए नाम सामने आएंगे, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और देखना होगा कि कौन कौन से नाम इसमें शामिल होने वाले हैं। कुछ नाम हैं जो जाहिर हो चुके हैं, कुछ नाम हैं जो अभी तक पर्दे में हैं। वो पर्दे वाले बेपर्दा होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। महेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरह से अब ये मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रदीप डागर की गिरफ्तारी, पूछताछ, उसके बाद खुलासे और उसके बाद एक खुलासे, और गिरफ्तारी भी 3 हो ही चुकी है। मतलब कुछ नाम और सामने आए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी संभवतः कहा जा रहा है कि वो भी पूछताछ के दायरे में आएंगे, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये जो पूरा सिंडिकेट आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है फिलहाल ये किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कितना बड़ा मामला धीरे धीरे बनता जा रहा है? क्योंकि जितना रेत की तरह हो चुका है कि जितना मुट्ठी में कस के भींच रहे हैं उसको, वो उतना ही बाहर निकलती चली जा रही है। मतलब उतने ही बड़े खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में। वीरेंद्र जी, देखिए, जिस तरह शुरू में एंटी विजिलेंस ब्यूरो ने इस मामले को लिया था तो कल्पना नहीं थी कि ये मामला इतना गंभीर होगा। तो इसलिए सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई जांच में नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। निजी व्यक्तियों की भी इसमें संलिप्तता नजर आई है। बैंक अधिकारी तो है ही हैं और आईएएस अधिकारी भी हैं, और जो कुछ निजी लोग हैं, जो निजी व्यक्ति हैं, उनकी भूमिका भी इसके अंदर सामने आई है। अब सीबीआई सभी जो दोषी हैं, जो अभियुक्त हैं, इन सबको आमने सामने बिठाकर इस बात की जांच करेगी कि ये पैसा कहाँ गया, शेल कंपनियों के माध्यम से कहाँ गया। अब और उस पैसे की रिकवरी भी होनी है। भाई ये पैसा कहाँ लगाएगा? शेल कंपनियों में तो किया गया। शेल कंपनियों से किन किन को लाभ हुआ, किन्होंने शेल कंपनियां बनाई हुई थी,
देखिए इस षड्यंत्र में तो सब शामिल हैं ही हैं। ऐसा नहीं है कि अज्ञानता में या भूलवश ऐसा हुआ है। तो ये सबकी जानकारी में था और इसलिए सबको प्रलोभन दिया जा रहा था। उस प्रलोभन के माध्यम से ही सबने अपनी सीमा से बाहर जाकर, अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम किया है। चाहे वो आईएएस अधिकारी थे, चाहे वो बैंक अधिकारी थे। बैंक अधिकारियों ने भी फर्जी खाते खोले, उनकी भी भूमिका इसमें संदिग्ध हुई है। तो बैंक के बड़े अधिकारी थे। तो इसमें आईएएस अधिकारियों के अलावा जो डेटा एंट्री ऑपरेटर थे, जो बैंक के कर्मचारी थे, सबकी मिली भगत है, सबका सिंडिकेट बना हुआ था। अब जब आमने सामने जांच होगी, आमने सामने पूछताछ होगी, तो कोई भी मुकर नहीं पाएगा। और डिजिटल साक्ष्य भी हैं, जो डिजिटल साक्ष्य हैं उनको मिटाया नहीं जा सकता। इन्होंने मिटाने का प्रयास किया, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन सीबीआई ने सारे जो चैट है रिकवर कर ली गई, किसी की गाड़ी में कैश रखा गया। तो इसलिए सब बातें जो है सीबीआई के संज्ञान में है और प्रमाणिक हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहा हूँ जी। देवेंद्र, जिस तरह से ये पूरा मामला अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब वही सवाल कि प्रदीप डागर पूछताछ में जिस हिसाब से वो खुलासे कर रहे हैं, जो बातें वो बता रहे हैं सीबीआई को, मतलब एक तो सीबीआई ये बात कह भी नहीं सकती कि वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ थी इन जानकारियों से, लेकिन जो जानकारी प्रदीप दे रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि प्रदीप अब जितना बोलेगा उतने राज खोलेगा? देखिए शिवम, एक चीज मेरे को लगती है, प्रदीप कुमार तीसरे आईएएस हैं जो ट्रैप में आए हैं, जिनको गिरफ्तार किए गए। पहले जो 2 गए हैं वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। सबसे पहले आर.के. सिंह, राम कुमार सिंह पहले थे। राम कुमार सिंह के साथ 3 महीने पहले जिनको सस्पेंड किया था दूसरे अधिकारी प्रदीप कुमार किया गया था। शक किया जा रहा था कि, लेकिन राम कुमार सिंह पंचकुला नगर निगम के मामले का जो घोटाला था 155 करोड़ के आसपास, बाद ये जो प्रदीप कुमार थे ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले मामले में, जो पंकज अग्रवाल है वो कृषि विभाग और शिक्षा विभाग, क्योंकि करीब 1 दर्जन महकमे हैं जिनका पैसा आईडीएफसी और एयू स्मॉल बैंक में लाया गया। कोटक महिंद्रा बैंक से 100 करोड़ रुपया निकाला गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो हरियाणा का है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद मुख्यमंत्री के पास है, नारायण सिंह सैनी के पास, 50 करोड़ से ज्यादा आप किसी प्राइवेट बैंक में जमा नहीं कर सकता। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले मामले में 169 करोड़, जैसा प्रदीप कुमार ने भी माना कि उन्होंने 69 करोड़ रुपए कराया जमा, लेकिन चेयरमैन, जो तत्कालीन चेयरमैन, वो भी सीनियर आईएएस है, विनीत गर्ग, उनके कहने पे ये सदस्य थे, मेंबर सेक्रेटरी, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेंबर सेक्रेटरी थे प्रदीप कुमार, जो 1 तारीख को रिटायर हुए। अब हम उनको रिटायर्ड आईएएस कहेंगे। परसों तक तो आईएएस थे, लेकिन कल रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड आईएएस। और इनका ये कहना है कि जो चेयरमैन थे विनीत गर्ग, वो रेगुलर आईएएस है, शुरू से आईएएस है और इनसे ज्यादा सीनियर हैं। उन्होंने दबाव बनाया, इनके कहने पे 169 करोड़ पे इन्होंने आईडीएफसी बैंक में जमा कराई। इन पे ये आरोप है। सीबीआई, आपको बता दूं, एक विभाग को जहां घोटाले हुए, एक विभाग को ले रही है, वहां से सबूत जुटा रही है। जो लोग आरोपी हैं उनको पकड़ा जा रहा है, दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं, डिजिटल एविडेंस दे रहा है, केस को मजबूत करके सीबीआई कोर्ट में उनको पेश किया जा रहा है। एक डिपार्टमेंट को लिया जा रहा है। ये अभी 4था डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल। और आपको ये बता दूं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जितने महकमों का पैसा 600 करोड़ करीब जमा हुआ है प्राइवेट बैंक में, उनमें सबसे ज्यादा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, 169 करोड़। अब ये अधिकारी आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा कोई दबाव नहीं था, ये कह रहे हैं उन्हीं के दबाव में, चूंकि सीनियर अधिकारी थे, चेयरमैन थे, मैं तो मेंबर सेक्रेटरी था। तो इन्होंने जो बयान दिए हैं, जो सीबीआई को कहा है, जो अग्रिम जमानत में जो दलील दी है अग्रिम जमानत के लिए पिटीशन में, उन्हीं को आधार बना के इस मामले को, मतलब सीबीआई को शायद कुछ और उनको सिरदर्दी अब करनी पड़ेगी कि इस मामले में आगे स्थिति क्या मोड़ लेती है। लेकिन ये तय है, जो बाकी आईएएस अभी बाहर हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, 3-4 और हैं, वो भी मेरे को लगता है एक करके सब इस ट्रैप में आएंगे। ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर महेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये समझना चाहता हूँ मैं कि जिस तरह से ये पूरा मामला चला प्रदीप डांगर के कंधों पर रखकर, क्या प्रदीप डांगर को आगे करके सब पीछे हो गए क्योंकि प्रदीप डांगर को फ्रंट पे लाना था, या वाकई में जिस तरीके से करोड़ों की अचल संपत्ति इस वक्त प्रदीप डांगर के पास है,
जो शक की सुई है ना वो इनके ऊपर थी, मतलब शक की सुई इनके ऊपर थी, इसी वजह से सीबीआई इनको इनकी याचिका के बाद भी इनकी उसके पहले ही गिरफ्तार कर ली। और एक सवाल मेरा ये है ना कि जिस तरह से वो हर्षद मेहता स्कैम आया था, जिस तरीके से चल रहा था, क्या हरियाणा में पूरा सिंडिकेट था जो इस तरह से काम कर रहा था? क्योंकि उसे पता था कि भाई कोई देखने वाला है नहीं, कोई माई बाप है नहीं, कोई कुछ पूछेगा है नहीं, जैसे मन करेगा वैसे निकाल ले जाएंगे। क्या इसका शिकार हो गए क्या ये बाकी सारे अधिकारी जो फिलहाल अगर देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी? शिवम, इस बात से तो कौन इनकार करेगा कि जंगल राज जो है पूरी व्यवस्था में देखने को मिल रहा था और इतने निर्भय तरीके से ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मुझे लगता है बड़ा कमजोर शब्द है, यहाँ तो लूट चल रही थी। बिरेन सोनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यही जो मन में द्वंद्व चल रहा है ना कि मतलब एक तो हरियाणा के इतिहास में इतना बड़ा मामला हुआ सामने की खबर तो ये भी आई कि पीएमओ इसको डायरेक्ट इस पूरे मामले को वॉच कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े अधिकारियों का नाम आना, इतनी तरीके से चलना, मतलब चल संपत्ति में ला दे तो इनसे ज्यादा तो लग ही नहीं रहा है कि कोई विभाग मजबूत होगा जितना ये सब कुछ चल रहा है। मेरा वही सवाल कि क्या इनको इस बात की भनक नहीं थी कि कभी इनके ये इस तरीके के कारनामे बाहर आ जाएंगे, या सब कुछ इसी तरीके से चल ही रहा है कि मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, इसी भ्रम के शिकार हो गए क्या ये अधिकारी? देखिए, इससे हरियाणा में सुशासन की पोल खुल गई है और ये जो अधिकारी थे सत्ता के काफी नजदीक थे। ऐसी बात नहीं है कि ये सत्ता के नजदीक नहीं थे, इनको सत्ता का संरक्षण भी प्राप्त था और आध्यात्मिक संतों का भी संरक्षण प्राप्त था। तो इन्होंने अपनी धार्मिक छवि भी बनाई हुई थी और राजनीतिक छवि भी थी, सरकार के विश्वास पात्र भी थे। तो क्योंकि इसीलिए इनको प्राइम पोस्टिंग मिलती रही, क्योंकि किसी को और इनको भी ये अनुमान नहीं था ये भाई किस तरह उनका भंडाफोड़ हो जाएगा। उनका अनुमान था कि ये पैसा शेल कंपनियों के माध्यम से निवेश करने के बाद वापस सरकारी खातों में जमा करा दिया जाएगा और जो प्रॉफिट होगा उससे इनके वारे न्यारे हो जाएंगे। उनको कल्पना ही भी नहीं थी कि उनका ये भंडाफोड़ समय से पहले हो जाएगा। तो इस तरह की ये स्थिति बनी है और ये मामला इतना गंभीर है कि पीएमओ नित्य प्रति इसकी समीक्षा कर रहा है, क्योंकि इससे बैंकिंग व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था में कितने छेद हैं, कि किस तरह के फ्रॉड घोटाले हो सकते हैं। सरकारी अधिकारियों की भूमिका तो है ही है भाई, सरकारी अधिकारियों के अलावा जो बैंक अधिकारी थे, जो ब्रांच मैनेजर थे, जिन्होंने खाते खोले और जो शेल कंपनियों में ट्रांसफर की गई राशि, तो सबसे बड़ी मिलीभगत तो उनकी भी है भाई। अगर ये बैंक अगर उस पर अंकुश लगाता, बैंक खोलता ही नहीं, तो आईएएस अधिकारी कैसे करते? तो आईएएस अधिकारियों को तो प्रलोभन में, झांसे में लेकर ये सब किया गया है। तो उसमें कुछ निजी लोग भी हैं, जो बिल्डर्स भी हैं, हो सकते हैं, कुछ जो है शराब भी हो सकते हैं, तो स्वर्णकार भी हैं भाई, जो अपने आप को ये पैसा निवेश करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे थे। इसका मास्टरमाइंड वास्तव में कौन है, ये तो बात धीरे धीरे जांच में स्पष्ट होगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। देवेंद्र, जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है, जब से प्रदीप डागर भाई एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो गए अग्रिम जमानत के लिए, उससे पहले ही सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। मतलब कुछ तो ऐसा था जो प्रदीप जानते थे, लेकिन उनको लगता था कि अगर सीबीआई ने पकड़ लिया तो पूछताछ होगी, तो मामला होगा। अब सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है, एक के बाद वो खुलासे भी कर रहे हैं। लेकिन क्या मैं ये जानना चाहता हूं कि सीबीआई इस वक्त इस मामले को इतनी बारीकी से जांच पड़ताल करने में लगी हुई है, ब्रिक बाय ब्रिक, डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी आपने कहा कि लक्ष्य सबका एक था कि भाई घूसखोरी करनी है, भ्रष्टाचार करना है, किस तरीके से करना है वो सब आपस में बैठकर सहमति बना लेंगे, उस पर कैसे चलना है। क्या सीबीआई इस मामले को जितनी ईमानदारी के साथ या जितनी एक तरीके से कहेंगे लगन के साथ जांच पड़ताल करनी चाहिए, इस पूरे खुलासे के बाद लग रहा है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं जिस हिसाब से सीबीआई इस पूरे मामले में घुस रही है? हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सबसे ज्यादा पैसा प्राइवेट बैंक में जमा हुआ है, बाकी के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा 170 करोड़ रुपए, 69 करोड़ रुपया। जैसा ये आरोप प्रदीप कुमार आरोप लगा रहे थे गिरफ्तारी से पहले वो कहीं आसपास यही जीटी रोड बेल्ट के किसी जिले में थे, मेरे को पता है। मेरी एक सूत्र से बात हुई है, वो यहाँ छिपे हुए थे, क्योंकि वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि मेरे को फंसाने में जो चेयरमैन है हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विनीत गर्ग, वो और सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक कदावर पावरफुल एक आईएएस, वो और विनीत गर्ग, ये दोनों थोड़ा सा एक ही अंडरस्टैंडिंग के आदमी है। इन्होंने खुद फंसने के बजाय मेरे को फंसा दिया। जो प्रदीप कुमार आरोप लगा रहे हैं, पकड़े जाने से पहले भी वो कहीं रुके हुए थे घर,
इसी जीटी रोड बेल्ट के किसी जिले में रात को उनको डर था कि सीबीआई पकड़ लेगी, वो इंतजार करते 2 तारीख की अग्रिम जमानत पर जो सुनवाई होनी थी, जो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, उनको लगता होगा कि मैं गिरफ्तारी से बच जाऊंगा, इसी वजह से सीबीआई से बचते घूम रहे थे कि शायद एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। और वो दूसरा आरोप ये लगा रहे थे कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन, जो सबसे बोर्ड के सबसे बड़े अधिकारी, और आईएएस विनीत गर्ग और उनसे रनिंग वाले सीएम बड़े अधिकारी, पावरफुल अधिकारी, इन दोनों ने तो देवेंद्र, क्या ये माना जाए कि बहुत जल्द विनीत गर्ग भी इसकी चपेट में आ जाएंगे, वो बचेंगे नहीं अगर वो इसीलिए उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी, शायद मेरे को राहत मिल जाए, इसी वजह से वो भागे फिर रहे थे। तो अब चूंकि इन्होंने जो बयान दिया सीबीआई को, जो कोर्ट में कहा है, जो अग्रिम जमानत में कहा है, जो दलील दी है, अब ये इन्होंने कहानी को ही मोड़ दिया है कि कसूरवार तो हो रहा है, फंसा मेरे को दिया। नहीं तो देवेंद्र, अभी विनीत गर्ग का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, क्या विनीत गर्ग भी इसकी चपेट में आएंगे, उनसे भी पूछताछ होगी और संभव तो उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि प्रदीप भी जिक्र कर रहे हैं उनका और सीबीआई को तो संदेह पहले से ही है। देखिए शिवम, विनीत गर्ग का नाम पहले से ही चल रहा है, जो सुर्खियां हैं, जो और 4 आईएएस के नाम है, मैं आपको बता दूं, उनमें ऊपर विनीत गर्ग है। और इस प्रदीप कुमार के बयान के बाद और कोर्ट में देखे, सीबीआई थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती है, एजेंसी है, लेकिन सीबीआई की स्पेशल कोर्ट भी स्पेशल, वो सीबीआई की कोर्ट, मेरे को लगता है इस तरह की चीजें मैनिपुलेशन से उम्मीद नहीं करते। जिस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए हैं विनीत गर्ग पे, विनीत गर्ग का नाम है, दूसरा मोहम्मद शाहीन का नाम पहले से चला रहा था, वो फिलहाल उनसे भी पूछताछ हुई है, एक मनीराम शर्मा और एक साकेत कुमार, 3-4 ऑफिसर होता है, लेकिन इनमें जो मेरे को लगता है जल्द जिन पे कार्रवाई हो सकती है, और इनके बयान के बाद, प्रदीप कुमार के सीबीआई को बयान के बाद हाई कोर्ट में जो इन्होंने इंटरिम बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली है, और उसके बाद सीबीआई की पूछताछ में इन्होंने सब जगह यही कहा है कि विनीत गर्ग का नाम ले रहे हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स भी यही बता रही है कि विनीत गर्ग का अगला नंबर लग सकता है बहुत जल्द। ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है महेश, आज यहीं बहस को रोकना पड़ेगा। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, देवेंद्र आपका भी, और महेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। सवाल वही कि आईएएस प्रदीप डागर अब कितने राज खोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो नाम ले रहे हैं, सीबीआई की जांच उसी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल वीरेंद्र गर्ग का भी नाम आया है सामने, हो सकता है संभवतः उनसे भी पूछताछ हो, उनकी भी गिरफ्तारी हो, लेकिन ये जैसे जैसे ये मामला सामने आता जा रहा है, एक बात तो स्पष्ट है कि ये मामला उतना छोटा नहीं है जितना शुरुआत में दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये आइसबर्ग की तरह है, जितना ऊपर उसका 10 गुना नीचे। अब ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले वक्त में कितने बड़े खुलासे होते हैं।